नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम विकास गाथा और आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको विकास के वो रास्ते दिखाते हैं जिस पर आगे बढ़ते हुए हम अपने जीवन के लिए, अपनी आजीविका के लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यानी शासन की वो योजनाएं जो आपके लिए हितकारी होती हैं। किसान भाइयों, आप ये भी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो ग्रामीण भारत है, ग्रामीणों का देश है, गांवों का देश है और बिना ग्रामीण जन की भागीदारी के विकास की कोई भी कल्पना अधूरी ही रहती है। तो आइए आज हम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर बात करें और इसमें हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आज हमारे साथ मेहमान विशेषज्ञ के रूप में श्री ML त्यागी जी हैं, जो कि संयुक्त आयुक्त हैं मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद। त्यागी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप हमारे ग्रामीण जनों का, हमारे किसान भाइयों का और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संबंध में। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही कहेंगे कि रोजगार जो है वो जीवन की मूलभूत आवश्यकता बनती जा रही है, क्योंकि बिना व्यवसाय के, बिना रोजगार के, बिना काम के आप कुछ अर्जित नहीं कर सकते और अर्जित नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। जानना चाहेंगे कि आपका विभाग कौन कौन सी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में संचालित करता है। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश शासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन इस विभाग के माध्यम से होता है। अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनमें से अगर कुछ की बात करना चाहें तो मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी योजना है, इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन है। ये सभी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के जीवन उन्नयन के लिए काम करती हैं। बहुत सारी योजनाएं आपने बताई और निश्चित रूप से आपका जो विभाग है, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग है, वो किसानों को हर स्तर पर जाकर मदद कर रहा है। लेकिन जब हमने रोजगार गारंटी की बात कही है, यानी हर व्यक्ति को या हर काम करने वाले व्यक्ति को रोजगार मिल सके, इसका उद्देश्य और योजना कब से प्रारंभ हुई है, इस विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, भारत सरकार ने 2005 में एक अधिनियम पारित किया जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कहा गया और 2006 फरवरी से इस योजना को देश में लागू किया गया। 2 फेज़ में प्रारंभिक तौर पर ये योजना प्रारंभ हुई। इसके बाद 2008 से संपूर्ण जिलों में मध्य प्रदेश के इस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में सभी जिलों में और सभी प्रदेशों में ये योजना कार्य कर रही है। लीजिए, इसका विस्तार और इसका उद्देश्य आपने हमको बताया, लेकिन एक आम आदमी, एक आम किसान किस किस तरह के लाभ इससे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे लाभ उसको मिल पाएगा? जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है कि ये रोजगार की गारंटी ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत भाइयों बहनों को प्रदान करती है। कोई भी ऐसा परिवार जो अकुशल श्रम करने का इच्छुक है, उस परिवार को यदि उसके पास जॉब कार्ड है तो मांगे जाने पर 100 दिन के रोजगार की गारंटी ये योजना देती है। एक परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रम करना चाहते हैं, वो अगर श्रम की मांग करते हैं तो 15 दिवस के अंदर उनको ये रोजगार उपलब्ध करवाने की अधिनियम में बाध्यता है, जिसका पालन यहाँ हो रहा है। आपने कहा कि रोजगार की मांग करना है, तो रोजगार की मांग कहाँ और किससे करें?
बहुत अच्छा प्रश्न है। रोजगार की मांग करने के लिए कहीं बाहर जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये व्यवस्थाएं हैं। कोई भी व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत में जाकर मौखिक रूप से भी कहेगा तो भी मान्य होगा और लिखित आवेदन भी वो दे सकता है कि मुझे इतने दिन की रोजगार की आवश्यकता है। जब भी वो आवेदन प्रस्तुत करेगा अथवा मौखिक रूप से कहेगा तो उसके 15 दिवस के अंदर ग्राम पंचायत का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह आवेदक को रोजगार मुहैया कराए और ये रोजगार 100 दिवस की सीमा तक न्यूनतम होता है। दूसरा एक और मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि जिन आदिवासी भाइयों को वनाधिकार पट्टे प्राप्त हैं उन्हें ये 100 दिवस की सीमा 150 तक प्रदान की गई है। वो अर्थात 150 दिन का रोजगार उनको प्राप्त हो सकता है। तो लगभग आधा और एक तिहाई का हम मान लें कि साल में रोजगार मिल सकता है। और अगर बात रोजगार की करें या इन कामों की बात करें तो ऐसे कौन कौन से काम हो सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी इस योजना के अंतर्गत किए जाते हैं? योजना को हम 2 भागों में बांट के देख सकते हैं, एक समुदाय मूलक और एक हितग्राही मूलक। हितग्राहियों के लिए भी योजना के अंतर्गत बहुत सारी उप योजनाएं बनाई गई हैं जो लोगों के जीवन के स्तर को उठाने के लिए, उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए सहयोग प्रदान करती हैं। उनमें कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जैसे कपिल धारा योजना है। इसमें व्यक्ति अपने खेत पर अपने स्वयं के कुएं का निर्माण करता है, इस योजना से वो किया जा सकता है। अपने स्टॉप डैम बना सकते हैं और अन्य जो खेती के काम हैं जैसे मेड़बंधन का कार्य हो गया। किसान उप योजना है एक जो भूमि सुधार के लिए बनाई गई है, इसमें अपनी भूमि का सुधार ग्रामीण जन कर सकते हैं। इस प्रकार से हितग्राही मूलक योजनाओं में उद्यान के डीपीआर भी हैं, उनको भी वो ले सकते हैं। सामुदायिक योजनाओं की अगर हम बात करें तो तालाबों का निर्माण, सुदूर संपर्क के लिए ग्रेवल सड़क का निर्माण और सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण का निर्माण, गौशालाओं का निर्माण, ये बहुत सारी गतिविधियां हैं जो समूह के रूप में भी ली जा सकती हैं। त्यागी सर, हमें ऐसा लगता है कि ग्रामीण विकास के लिए शायद ये सबसे अच्छा रास्ता है कि आप खुद तय करें, खुद उसमें भागीदार बने और उससे आप रोजगार भी प्राप्त करें। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी कार्य लिए जा सकते हैं उन सब का एक सेल्फ प्रोजेक्ट वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व ही फरवरी और मार्च में बनाया जाता है और ये विधिवत ग्राम सभाओं से अनुमोदित होता है। हर गांव की अपनी ग्राम सभा ये तय करती है कि उनको अपने गांव में कितने हितग्राही मूलक योजनाओं में किन किन हितग्राहियों को लाभ देना है और कितने सामुदायिक कार्यों को इस गांव में लिया जाना है। यह तय करने का अधिकार ग्राम सभा के पास सुरक्षित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब शासकीय भूमि तो बहुत कम बची है गाँवों के पास, क्या अशासकीय भूमि पर या निजी भूमि पर भी कुछ कार्य किए जा सकते हैं? निजी भूमि पर बिल्कुल किए जा सकते हैं। जैसे मैंने उल्लेख किया था, कपिल धारा का निर्माण कुएं के सिंचाई के कुएं के रूप में किया जा सकता है। कैटल शेड लोग अपने पशुओं के बांधने के लिए बना सकते हैं और प्रधानमंत्री आवास यदि किसी को मिला है तो उसके लिए 90 दिन की मजदूरी का भुगतान भी मनरेगा से करने का प्रावधान है जो कि किया जाता है। तो अपना गांव, अपना विकास, अपना क्षेत्र, अपने लोग साथ मिलकर चाहें तो एक नई कहानी विकास की यहाँ रच सकते हैं। त्यागी साहब, ये ऐसे आपने काम बताए हैं जो आज निहायत ज़रूरी हो गए हैं अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए, अपने गांव को विकसित बनाने के लिए। लेकिन ये जो आपने कहा है कि मिल बैठकर हम तय करते हैं कि हमें अपने गांव में क्या काम करना है, तो ये अवसर कब आते हैं कि जब मिल बैठकर अपने लिए योजना बनाएं? निश्चित तौर पर ये सही है कि मिल बैठकर योजनाएं बनाना उस गांव के हित में होता है, गांव के लोगों के हित में होता है। इसलिए जन भागीदारी जिसे हम कहते हैं वो एक अनिवार्य हिस्सा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्लानिंग का। इसमें जनवरी फरवरी माह में जो ग्राम सभाएं होती हैं तब लोग बैठते हैं और इन कार्यों को तय करने के लिए वो आपस में चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि हमारे गांव में इन कार्यों को लिया जाना आवश्यक है और प्राथमिकता का क्रम तय करते हैं कि पहले ये काम लेना चाहिए, उसके बाद अगर फंड उपलब्ध है तो ये कार्य लेना चाहिए, इसके बाद ये लेना चाहिए। अब जब काम लेना है और आपने कहा कि छोटे से लेके बहुत बड़े काम तक हैं, तो ये इसके लिए जो फंड्स हैं, ये राशि है, ये पंचायतें कहाँ से जुटाती होंगी? क्या आपका विभाग मदद करता है और किस स्तर तक
जा सकते हैं वो काम करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है आपका। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जहाँ तक प्रश्न है, योजना की शुरुआत में जब हमने चर्चा की थी तो मैंने स्पष्ट किया था कि ये प्रत्येक परिवार को जो अकुशल श्रम करने का इच्छुक है न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता की गारंटी प्रदान करता है। इस गारंटी में ही योजना के बजट का प्रावधान निहित है। उस गांव में कितने अकुशल श्रम करने के इच्छुक परिवार हैं, उनका एक लेबर बजट, उसे हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं, वो ग्राम पंचायत तय करती है। अगर ग्राम पंचायत में 100 व्यक्ति ऐसे हैं जो अकुशल श्रम करने के इच्छुक हैं, परिवार ऐसे हैं, तो उनको कितने दिन का रोजगार उपलब्ध होगा, उसी के आधार पर उसका लेबर बजट तय होगा और उसी के आधार पर फंड की उपलब्धता भारत सरकार से इसमें होती है। मजदूरी का भुगतान 100% भारत सरकार से होता है और मटेरियल जितना उपयोग होता है उसमें राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होती है। तो ये जो पैसा दिया जाता है इसका निश्चित रूप से कोई दर तो निर्धारित होगी ही, और क्या इसको साप्ताहिक रूप से या दैनिक रूप से या मासिक रूप से कैसे भुगतान होता है? जी, दर के बारे में आपने पूछा है, ये बहुत आवश्यक प्रश्न था। अभी जो भी मनरेगा में अकुशल श्रम की दरें होती हैं वो भारत सरकार अपने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से घोषित करती है। 1 अप्रैल 2023 से जो दर लागू वर्तमान में है वो 221 रुपये है। एक दिन का जो श्रम है उसके लिए 221 रुपये का भुगतान होता है। भुगतान पूर्णतः ऑनलाइन पेमेंट के आधार पर उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में होता है। 221 रुपये एक दिन की मजदूरी और 7 दिन का मस्टर उनका पूरा होता है तो 7 दिन की मजदूरी उनके खाते में 15 दिवस के अंदर ये प्रोसेस होती है और खाते में सीधे बैंक अकाउंट में मजदूरी की राशि पहुंचती है। हमने देखा है, कई गांव में घूमते हुए भी देखा है कि गांव में, पंचायतों में अब तो कंप्यूटर्स हैं और एक रोजगार सहायक वहाँ पर मौजूद रहता है जो गिनती करता है। और ये सब आपने कहा ना कि जैसे उसके पास जाकर हम बता सकते हैं कि हम सक्षम हैं, हम काम कर सकते हैं, और वो रोजगार सुनिश्चित करता है। तो ये जो गिनती होती है 100 दिन की, जी, ये इसके लिए क्या भाई गांव तो आजकल आए और हफ्ते में नहीं आए, तो क्या इसके लिए कोई ऐसा पत्रक होता है जिसमें वो गिनती किसी होती पत्रक की अब आवश्यकता नहीं है। MIS सिस्टम मनरेगा का इतना वेल एस्टेब्लिश्ड है कि हर चीज़ ऑनलाइन MIS पर उपलब्ध है। जी। किस व्यक्ति ने, किस परिवार के किस सदस्य ने कितने दिन का रोजगार किया है वो कोई भी पोर्टल पर देख सकता है, पब्लिक फोरम में उपलब्ध है। तो एक तो पारदर्शिता के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा है। दूसरा, उस व्यक्ति को कोई हिसाब किताब कागज पर रखने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन भी हो गया है तो आजकल NMMS एक सिस्टम हो गया है जिसे नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। मेट भी आजकल काम कर रहे हैं, जो गांव के पढ़े लिखे युवा भाई बहन हैं वो मेट के रूप में भी काम कर रहे हैं। वो मौके पर ही NMMS के माध्यम से अपने मोबाइल से हाजिरी दर्ज करते हैं और वो हाजिरी पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होने लगती है। मतलब कहीं किसी कागज़ को देखने की ज़रूरत नहीं। आप पोर्टल खोलें, पोर्टल पे पब्लिक फोरम में उपलब्ध है कि किस व्यक्ति ने कितने दिन काम किया है। बहुत ही पारदर्शी। जी जी। अच्छा, वैसे तो आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो सुयोग्य है वो रोजगार की मांग कर सकता है, लेकिन फिर भी क्या कुछ क्राइटेरिया है कि इस उम्र तक या इस महिला पुरुष और किस तरह का व्यक्ति जो है, या शिक्षा अशिक्षा, ये सब कुछ तो ऐसे क्राइटेरिया तो नहीं है, कोई बंधन तो नहीं है? शिक्षा का कोई बंधन किसी प्रकार का नहीं है। एक ही आधार है कि उस व्यक्ति के पास जॉब कार्ड होना चाहिए। जॉब कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। वैसे तो सभी पात्र लोगों के पास ग्राम पंचायतों ने जॉब कार्ड पहले से ही बना रखे हैं। यद्यपि कोई व्यक्ति छूट रहा है या परिवार का कहीं विभाजन हो रहा है तो नए जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए वो ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं और ग्राम पंचायत उनको निःशुल्क जॉब कार्ड बनाकर उपलब्ध करवाती है। जिस परिवार के पास भी जॉब कार्ड है उसके वयस्क सदस्य 100 दिन का रोजगार सब मिलकर पूरा कर सकते हैं। वो परिवार के लिए 100 दिन का यूनिट है और जहां वनाधिकार पट्टे हैं वहां 150 दिन की यूनिट निश्चित है। अब आपने परिवार की बात कही तो मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि परिवार की परिभाषा में आप किसको लेते हैं? परिवार की परिभाषा है पति पत्नी और उनके अवयस्क बच्चे। अच्छा, हाँ। तो यानी पति पत्नी, और जब तक वो संयुक्त रूप से रह रहे हैं तो वयस्क भी उसमें निषिद्ध नहीं है। अगर वो चाहें तो अपना अलग जॉब कार्ड बना सकते हैं। वो साथ में रह रहे हैं तो भी उनकी निषिद्धता नहीं है। ये तो बात हुई कि ये श्रम मूलक काम हुए जी। लेकिन क्या इसके साथ साथ कुछ और ऐसे कार्य लिए जा रहे हैं जो व्यक्ति मूलक हों, हितग्राही मूलक हों? हाँ,
पहले भी हमने चर्चा की है, हितग्राही मूलक उप योजनाएँ बहुत सारी इस योजना के अंतर्गत निहित हैं, जिनमें व्यक्ति अपनी खेती बाड़ी को बढ़ाने के लिए उप योजनाओं को सहारा ले सकता है। जैसे हमने बात की कपिलधारा योजना की, हमने बात की मेड़बंधान की, हमने बात की भूमि के समतलीकरण की, हमने बात की खेत तालाब की। जी। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी कृषि भूमि जिनके पास है, जो सीमांत कृषक हैं, लघु कृषक हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अपनी खेती में पैदावार बनाने के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है, सिंचाई के लिए कुआं बना सकते हैं, खेत तालाब बना सकते हैं, अपने खेत को व्यवस्थित करने के लिए मेड़बंधान कर सकते हैं, खेत तालाब बनाकर उससे भी सिंचाई कर सकते हैं, उससे और भी चीज़ों से जुड़ा जा सकता है। जैसे मछली पालन भी वो उस खेत में तालाब में कर सकते हैं, और मछली पालन के अलावा यदि कोई सिंघाड़ा उत्पादन करना चाहता है तो उसको भी वो उस तालाब के साथ में कर सकता है, यदि पानी पर्याप्त समय रहता है उस तालाब में तो। त्यागी साहब, पानी जीवन की बहुत मौलिक आवश्यकता है जी। और पानी की हर बूंद का संचय करना बहुत आवश्यक होता चला जा रहा है। तो क्या आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को प्रेरित करना चाहेंगे कि बरसात हो रही है भाई, अभी तो पानी मिल जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए आप जल संचय करें, उसके लिए भी आप भी मदद करते हैं और वो भी अपने स्तर पर उसको कर सकें। इस विषय में ज़रूर हम चर्चा करना चाहेंगे। बहुत अच्छा बिंदु आपने उल्लेख किया है। जल और भूमि का संरक्षण ये पूरी वैश्विक आवश्यकता के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं। भूमि बहुत कीमती है, उसका संरक्षण आवश्यक है। जल का संरक्षण, आजकल जल की कमी का सामना हम सभी गर्मी के दिनों में कर चुके होते हैं। गांव हमारे विशेष रूप से कई बार गांवों में दूर दूर से पानी लाने की स्थिति बनती देखी गई है। तो मैं सभी ग्रामवासियों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि पानी की एक एक बूंद कीमती है। आप अपने वर्षा जल का जितना भी परकोलेशन ज़मीन के अंदर करवा सकते हैं उतना प्रयास करना चाहिए। उसके दो तीन माध्यम हैं। एक तो खेत तालाब का हमने उल्लेख किया है, तो खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रोकने के लिए दो तरीके हैं। जो ट्यूबवेल आपके काम में नहीं आ रहे हैं, सूखे हैं, उनके पास आप जल सोखने की व्यवस्था बनाएं। छत के पानी को भी आप इकट्ठा करके और जल सोखता गड्ढा बनाकर उसमें ज़मीन के नीचे उतार सकते हैं। भूमि में जो जल आता है वो वर्षा का जल ही होता है, जो भूमि की सतहों के नीचे पहुंचकर बाद में हमारे लिए सिंचाई या पेयजल के रूप में हम उसे उपयोग करते हैं। जी। जितना भी हम इस जल का संरक्षण कर पाएंगे, हम आने वाले दिनों के लिए उस जल का उपयोग करने के लिए उतने ही सक्षम होंगे। भूमि वो जल हमें ही उपलब्ध करा देती है। अभी हम एक समाचार पत्र में पढ़ रहे थे कि हमने इतना ज़्यादा पानी उलीच लिया है धरती में जितना हमने दिया नहीं है, और उसके कारण पृथ्वी की स्थिति डगमगाने सी लगी है और बहुत सारे हमको परेशानियां, बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारे भविष्य में ख़तरे हमको नज़र आ रहे हैं। तो आपने इस विषय में तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमारे किसान भाइयों को दिया। लेकिन एक प्रश्न, अंदरूनी प्रश्न था त्यागी जी, कि आप तो बैठे हुए हैं भोपाल में, तो गांव से निकलकर भोपाल तक कौन से प्रस्ताव आपको मिलते हैं और वो किस सीमा के होते हैं और उसको आप कितनी जल्दी उस पर रिस्पांस करते हैं? जी, आपने ठीक प्रश्न किया है। स्पष्ट करना आवश्यक है कि भोपाल तक किसी प्रस्ताव के आने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी व्यवस्था विकेंद्रीकृत है और जैसा कि आप जानते हैं, सभी हमारे ग्रामीण भाई बहन जानते हैं कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू है। जी। पहला स्तर है ग्राम पंचायत का, वहाँ एक और शाश्वत इकाई है ग्राम सभा। जी। ग्राम सभा को ज़्यादातर अधिकार शासन ने सौंप रखे हैं। ग्राम सभा तय करती है कि ग्राम में कौन सी योजना लागू होगी और कौन उसके लिए पात्र होंगे। तो किसी भी प्रस्ताव को, जबकि वो बहुत बृहद परियोजनाएं ना हों, जो जिले अथवा जनपद अथवा ग्राम पंचायत की वित्तीय सीमाओं के बाहर ना जा रही हों, तब तक उनको वहीं स्वीकृत करने के पावर निहित हैं। स्वीकृत करें, क्रियान्वित करें। केवल बड़े प्रोजेक्ट यदि कोई हैं जो जिले की वित्तीय सीमाओं से भी बाहर जा रहे हैं, उनको प्रदेश स्तर पर भेजने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थितियां बहुत कम बनती हैं। आप जब योजना बनाते हैं, आपका विभाग जब योजना बनाता है, तो हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं, जो आदिवासी हमारे भाई हैं, क्या हम उनको योजनाओं में प्राथमिकता देते हैं या उनको आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ विशेष प्रयास अलग से करते हैं? निश्चित तौर पर करते हैं। योजना के प्रावधानों में ही निहित होता है जो वरीयता का क्रम पात्र हितग्राहियों को दिया जाता है। उसमें सबसे पहले होता है कोई
वनाधिकार पट्टा किसी को प्राप्त हुआ है, जी। निश्चित तौर पर वो आदिवासी भाई होंगे जिन्हें वनाधिकार का पट्टा प्राप्त हुआ होगा। इसके अलावा फिर अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, दिव्यांगजन और महिलाएं, ये प्राथमिकता के क्रम में सदैव रहते हैं, लगभग सभी स्कीम में रहते हैं। तो हमने देखा कि जो पीछे से हमको सबसे पीछे वालों को आगे ले जाना है कि जो आपने जो क्रम निर्धारित किया है, ये निश्चित रूप से हमारे बहुत पिछड़े वर्ग को बहुत ज़्यादा संबल प्रदान करने वाला होगा। इसमें आपके विभाग की और जो योजना है, हम इनके बारे में भी छोटी छोटी सी जानकारियाँ आपसे चाहेंगे, क्योंकि आपकी मौजूदगी का हम पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो आपने जो शुरू में उल्लेख किया था कि महात्मा गांधी मनरेगा तो खैर ये है ही, लेकिन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग बहुत सारी योजनाएं जो चलाता है, उनके क्या उद्देश्य हैं, कहाँ कहाँ किस तरह से हमारे किसान भाइयों की, ग्रामीण भाइयों की मदद करता है? चाहे वो भारत सरकार की वित्त पोषित योजनाएं हों, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की वित्त पोषित योजनाएं हैं, सभी का उद्देश्य अंत्योदय का कल्याण ही है। जो व्यक्ति किसी प्रकार के लाभ से वंचित रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता के क्रम में लाभ मिले, सभी योजनाओं का उद्देश्य यही है। और उस उद्देश्य के क्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और महिलाएं, ये सदैव प्राथमिकता पर रखी जाती हैं। उद्देश्य ये है कि जिनको मदद की आवश्यकता है, उनको मदद समय पर प्राप्त हो, बिना किसी बाधा के प्राप्त हो, और उन्हें किसी दफ्तर के चक्कर ना लगाने पड़े। ये प्रयास शासन का है, और शासन के प्रतिनिधि के रूप में, कर्मचारी अधिकारी के रूप में सभी लोग इस प्रयास को सफल करने के लिए अपना बेहतर योगदान देने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से जब पंचायतें जो कार्य करवाती हैं, उसका निरीक्षण भी आप लोगों के द्वारा किया जाता होगा, उसका वैल्यूएशन भी होता होगा, तो वो प्रक्रिया क्या है जिससे कि एक उनको जुड़ाव बना रहा है कि हाँ भाई, सरकार के माध्यम से हम तक योजना आ रही है, तो उसका पूरा सदुपयोग हो? दो तरह की मैकेनिज्म इस क्षेत्र में काम करते हैं। एक तो प्रक्रियागत व्यवस्था है, जिसमें उपयंत्री होता है, वो कार्य का मूल्यांकन करता है, कार्य के लिए एस्टिमेट बनाता है, और जब कार्य प्रारंभ होता है तो मार्गदर्शन करता है तकनीकी रूप से। जी। कार्य का मूल्यांकन भी वो करता है कि जो एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। एक तो ये संस्थागत व्यवस्था हो गई। दूसरी व्यवस्था है, पंचायत राज के प्रतिनिधि भी अपनी निगरानी ग्राम पंचायत में रखते हैं कि जो काम चल रहा है वो ठीक से हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तीसरा, सामाजिक अंकेक्षण की एक व्यवस्था है, जो प्रत्येक कार्य का ग्राम सभा के समक्ष जाकर एक ऑडिट करते हैं कि ये कार्य हुए हैं। ग्राम सभा में बात होती है कि आपने ये देखे हैं ये कार्य के नहीं देखे हैं। ग्राम सभा फिर कहती है कि अगर कार्य नहीं हुआ है तो मौके पर जाकर काम का निरीक्षण करना, और यदि कोई गलती है तो उसको अपनी ऑडिट नोट में लिखना, जिस पर बाद में कार्रवाइयाँ होती हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत पारदर्शी बनाने की कोशिश शासन की तरफ से हुई है। अगर कहीं गलतियां पाई जाती हैं, त्रुटियां हैं, कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर भी, बहुत सारे फोरम आजकल उपलब्ध हैं जिन पर वो शिकायत अपनी दर्ज कर सकता है। और मुझे लगता है कि शिकायत की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा पारदर्शिता रखी गई है। हमारे किसान भाई योजना को समझ चुके हैं, उसमें लगातार पार्टिसिपेट करते हैं, और एक बहुत अच्छा सिस्टम जो है लोकतंत्र का पूर्ण विकेंद्रीकरण हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य ही, हमारे ग्रामीण भाई ही अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें, अपनी योजनाएं बनाएं, खुद उसमें सम्मिलित हों, और उसमें खुद ही जो है वो उसमें कमाई भी करें, और अपने ही गांव को विकास होते हुए अपनी आंखों से अपने सामने देखें। बिल्कुल। तो ये जो एक संपूर्ण तंत्र विकसित किया गया है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, इसमें और अधिक जो अनभिज्ञ हैं अभी तक या जिन्होंने शिरकत नहीं की है, वो किसान भाई भी इससे जुड़ सकें, इसके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? प्रेरणा यही है कि ग्राम सभा का उल्लेख हमने बीच में किया है। ग्राम सभा का एक ऐसा माध्यम है जहां अगर सारे ग्रामीण भाई बहन बैठते हैं तो वहां शासन की केवल ग्रामीण विकास की योजनाएं नहीं, शासन के सारे विभागों की योजनाओं की रूपरेखा तैयार होती है। जी। अगर वो सहभागिता करेंगे तो निश्चित तौर पर पहली बात तो उनको जानकारी होगी, दूसरा अगर वो उसके लिए पात्र हैं तो उसके लाभ में उनका नाम जुड़वाने में वो खुद आगे बढ़ के आएंगे, तो उसका लाभ वो ठीक से ले पाएंगे। तो मेरा विनम्र अनुरोध ये है कि जब भी ग्राम सभा आयोजित हो, भाई बहन वहाँ अपनी उपस्थिति दें, अपनी योजनाएं बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं, ताकि गांव की योजना जो बनती है वो
दोष रहित बन सके, नीडी जो हैं आवश्यकता जिन्हें ज़्यादा है उन्हें पहले लाभ मिल सकते, ये कार्रवाई तभी सुनिश्चित होगी जब आप ग्राम सभा में पहुंचेंगे। तो कृपया सभी ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से जाएं और अपने ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद कार्यालय और जिला पंचायत कार्यालय में अपनी किसी भी जानकारी के लिए संपर्क अवश्य करें। तो कितनी सारी अच्छी जानकारी है, बड़ी सरलता से हमने आपसे ले ली। और ML त्यागी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों और ग्रामीण भाइयों के साथ साथ वो शहरी युवा जो ग्रामीण विकास का सपना देखते हैं, उसकी चाहत रखते हैं, आप तक हमने ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद कैसे किसानों के लिए 100 दिन का रोज़गार मुहैया कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से पहुंच रहा है और उन्हें खुद प्रेरित कर रहा है अपने विकास का उत्तरदायित्व देते हुए। तो जो संदेश हमारे आज के विशेषज्ञ की ओर से गया है कि ग्राम पंचायतों में विशेष रूप से जो वार्षिक पंचायतें होती हैं उनमें आपको ज़रूर शरीक होना है और उसमें खुद अपना मत व्यक्त करना है, अपनी आवश्यकताएं बताना है और उसमें सक्रियता दिखाना है, तभी तो आपके ग्राम का विकास होगा। तो आज की विकास गाथा में हमने प्रयास किया कि हम जो राह ग्रामीणों से के ज़रिए विकास की ओर बढ़ती है, गांव की ओर से विकास की ओर बढ़ती है, उसकी कहानी आपको सुनाई जाए। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियाँ हमारे सभी दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इसी के साथ हम आपसे आगे चाहेंगे।